नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत आपके सामने और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी प्रोनाउन की क्लास। बच्चों की डिमांड पर मैं अपनी प्रोनाउन की क्लास को लेके आया हूं और ये हमारी प्रोनाउन की पहली क्लास है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रोनाउन सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो बात आती है सबसे पहले कि प्रोनाउन होता क्या है। जी शुभम बेटा, जी हाँ, प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले हम बिल्कुल शुरू से ही कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग की क्लास है हमारी प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है, इस बात पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ क्लास में पता भी होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं और कुछ बच्चों को अभी ज़रूरत होगी ये सीखने की कि प्रोनाउन क्या होता है। वैसे तो देखिए बेसिक है, ये सभी को पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर रखा जाता है, जो नाउन के स्थान पर रखा जाता है। अब ये बात तो सही है कि नाउन के स्थान पर रखा जाएगा प्रोनाउन, लेकिन नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को रखेंगे क्यों? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को हम रखते क्यों हैं? तो इसका जवाब बच्चों ये है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को लिख लीजिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, लिख लीजिए, नाउन एक ऐसा शब्द होता है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर रखा जाता है। और ये क्यों रखा जाता है मैंने भी आपको बताया, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इसको रखा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बोर्ड पर, आप समझना, इस सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा, रोहित गोज टू मार्केट। ये फुल स्टॉप आ गया। अब मान लीजिए इसी रोहित का मैं अपने सेंटेंस में दोबारा से जिक्र करने की कोशिश करता हूं। इस अपने सेंटेंस में इस रोहित का मैं दोबारा से जिक्र करता हूं, तो दोबारा से जब मैं जिक्र करूंगा तो यहां पर मैं इस रोहित को रोहित ना लिख के इसका एक प्रोनाउन लिखूंगा जो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। तो यहां पर इस रोहित को मैंने रिपीट करना अवॉइड किया और इसके स्थान पर क्या लिखा मैंने, ही लिखा। क्या लिखा, ही। तो इसी चीज को हम कहते हैं नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अब दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग हम अपने सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो देखिए, वैसे तो प्रोनाउन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा आएगा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन आएगा बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। और उसके बाद आपके आते हैं, जैसे आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है, ऐसे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो सारे के सारे आपके क्या हैं, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन हम इनको वन बाय वन सीखेंगे, एक एक करके हम इसको सीखेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो आती है पर्सनल प्रोनाउन की। तो बच्चों सबसे पहले आप लिख लीजिए यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन से आप समझ रहे होंगे, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सन के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन, इसीलिए इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी पर्सन के लिए प्रयोग करे जाने वाला प्रोनाउन, जिसलिए इसका नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए मैं इसका एक टेबल बना देता हूं और आपको बता देता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बच्चों, जी हाँ, यही आई हो गया, वी हो गया, ई हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनका सब्जेक्टिव केस हो गया इनका, हाँ मैं बता ही रहा हूँ। चलिए हम शुरुआत से सही से कर लेते हैं बच्चों। देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे सामने आएंगे वो आएंगे 7 प्रकार के। कितने प्रकार के आएंगे बच्चों? 7 प्रकार के हमारे पास आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो मैं इनकी एक टेबल आपको बना के देता हूं। सबसे पहले, अगर आप भी साथ साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहां सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्टिव केस। ये लिख लीजिएगा आप, सब्जेक्टिव केस। क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि आगे जगह नहीं बचेगी। ऑब्जेक्टिव केस।
फिर आपका आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर आपका आएगा पजेसिव प्लस नाउन, के साथ में आ जाएगा आपका क्या, नाउन। ये क्यों मैं लिख रहा हूं ये आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपका आएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यहां पर मैंने एम्फेटिक भी लिखा, और क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूं, ये आपके समझ में आ ही जाएगा। अब ये मैंने लिखे, एक टेबल में आपको बना के दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 7 प्रकार के। कितने होते हैं बच्चों, 7 प्रकार के। जैसे मैंने लिखा आई, ऐसे मैंने लिखा वी, मैंने लिखा यू, उसके बाद आपका है ही, फिर आपका शी, फिर आया इट, और फिर आएगा आपका दे। ये आपके हो गए प्रोनाउन, ये आपके हो गए प्रोनाउन। आपको कैमरे में दिख ही रहा है ना, ये आपके क्या हो गए, 7 प्रोनाउन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपके क्या हो गए, 7 प्रकार के प्रोनाउन हो गए। ये नंबर्स में बच्चों होते हैं 7 प्रकार के। तो बच्चों आपने ये लिखा, देखा आपने ये नंबर्स में कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है अपना क्या, सब्जेक्टिव केस। क्या लिखा है, सब्जेक्टिव केस। आगे हम सीखेंगे क्या सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, ये हम सीखेंगे ही। आपको दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों, देखिए अब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर आपका आई का, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हो जाएगा आपका मी। क्या होगा बच्चों, मी। क्या हो जाएगा, मी। ऐसे इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा बच्चों, माई। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा इसका, माई। और अगर मैं पजेसिव प्लस नाउन की बात करता हूं तो ये हो जाता है आपका माइन। क्या हो जाता है, माइन। और ऐसे ही इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा क्या, माई सेल्फ। क्या हुआ बच्चों, ये माई सेल्फ। क्या हुआ, ये माई सेल्फ। अब ऐसे ही अगर हम बात करें आगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चों, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका आर होता है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अर्स। क्या हो जाएगा, अर्स। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आर सेल्स। ये सिंगुलर था तो यहां माई सेल्फ हुआ, और ये प्लूरल है तो यहां क्या हो जाएगा, आर सेल्स, आर सेल्स। अब अगर हम बात करें यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव होता है यू। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका योर। यहां अगर हम आए तो हो जाएगा योर्स। और ये क्या हो जाएगा आपका, योर सेल्फ। क्या होगा बच्चों, ये योर सेल्फ होगा, ये योर सेल्फ्स होगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। देखिए बच्चों इसके दोनों ही होते हैं, योर सेल्फ भी होता है ये, और योर सेल्फ्स भी होता है, दोनों ही होते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं बात कह रहा हूं, मैं आपसे बात कह रहा हूं केवल एक से, सामने केवल एक बंदा बैठा है जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो अगर मैं कहूंगा यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, अगर एक को कह रहा हूं तो क्या कहूंगा मैं, योर सेल्फ। और अगर मैं आप सभी से कह रहा हूं तो मैं कहूंगा योर सेल्फ। क्या कहूंगा, योर सेल्फ। जैसे यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क। बात आई समझ में। तो जब हम सामने एक को पाते हैं तो हम योर सेल्फ का यूज करते हैं, और जब हमारे सामने एक से ज्यादा होते हैं तो हम योर सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, ये दोनों ही होते हैं। अब अगर हम बात करें ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, हिम। और ये क्या हो जाएगा, हिज। यहां अगर बात करें तो ये भी हिज हो जाएगा, और यहां अगर हम बात करें तो ये होगा आपका हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, शी का क्या होगा, हर। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी हर। यहां आपका हो जाएगा हर्स, और ये क्या होगा आपका, हर सेल्फ। ये क्या होगा आपका बच्चों, हर सेल्फ। ऐसे अगर हम बात करें इट, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इट। ये हो जाएगा आपका इट्स। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इट्स। और ये हो जाएगा आपका इट्स सेल्फ।
ये भी आपका इट हो गया, ये भी इट्स हो गया, और ये वहां जाके हो जाएगा इटसेल्फ। अगर हम दे की बात करें तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम। ये हो जाएगा आपका दियर, ये हो जाएगा आपका दियर्स, और ये हो जाएगा आपका देमसेल्व्स। तो ये आपकी एक टेबल होगी बच्चों, जो मैंने आपको बना के तैयार करके दी। इसमें अब हमें क्या सीखना है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे क्या है, सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन में काउंट होते हैं। सभी क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके बारे में हमें क्या सीखना है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें आई और वी जो होते हैं ना, आई और वी, और इसके सारे ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव सब जो होते हैं, ये आपके स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं, स्पीकर। ये स्पीकर में काउंट होते हैं। स्पीकर का मतलब होता है बात को कहने वाला। स्पीकर का मतलब क्या होता है बच्चों, बात को कहने वाला। स्पीकर का मतलब क्या होता है, बात को कहने वाला। अब इन्हीं दोनों को हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी इनको क्या कहा जाता है। ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी होते हैं, और आई और वी हमेशा ही सेंटेंस के अंदर काम करते हैं स्पीकर का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आई और वी हमेशा ही जो काम करते हैं वो करते हैं स्पीकर का। काय का काम करते हैं, स्पीकर का काम करते हैं, और ये हमेशा ही फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। काय में काउंट होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। अब अगर हम बात करें यू जो होता है, यू होता है हमारा बात को सुनने वाला। बात को सुनने वाले मतलब होता है लिसनर। जब भी हम कोई बात कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन करते हैं, चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, बातचीत करते हैं, तो आई और वी हमेशा ही बात को कहने वाले होते हैं, और यू हमेशा ही बात को सुनने वाला होता है। यू कौन होता है, जो हमारे सामने बात को सुन रहा है। और ये जो यू होता है ना, लिसनर जो होता है, हमेशा ही इसको हम सेकंड पर्सन में काउंट करते हैं। क्या में काउंट करते हैं बच्चों, सेकंड पर्सन में हम इसको काउंट करते हैं। ये हमारा होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है बच्चों, सेकंड पर्सन। याद रहेगी बात, आप लिख भी लेना इसको। ये क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन। और इसके बाद जो बचे हैं आपके ही, शी, दे, इट, या कोई नाम, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ये नॉन एक्टिव पर्सन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। ये नॉन एक्टिव पर्सन कहलाते हैं, नॉन एक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और इनको हमने रखा है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। क्या रखा हमने इनको, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हमने इनको रखा है। तो इनको बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इन्हीं को ही कहा जाता है। हमने इनको थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रख दिया, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों। चलिए अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने रोहित लिखा, रोहित क्या एक पर्सन है, तो इस पर्सन के लिए मैंने ये प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमने 7 प्रकार के प्रोनाउन को पाया, 7 प्रकार के प्रोनाउन को पाया, 7 प्रकार के प्रोनाउन को हमने इसमें पाया। अब 7 प्रकार के प्रोनाउन में हमने देखा आई और वी जो होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और ये हमेशा ही किसी भी सेंटेंस में काय का काम करते हैं, ये काम करते हैं स्पीकर का। काय का काम करते हैं ये स्पीकर का, मतलब बात को कहने वाला बंदा जो होता है वो हमेशा आई और वी होता है, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ऐसे ही हमने देखा यू जो होता है हमेशा लिसनर का काम करता है, सुनने वाला होता है, ये किसी भी बातचीत में बात को हमेशा सुनने वाला होता है, और इसको हम रखते हैं सेकंड पर्सन की कैटेगरी में। हमने इसको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मान के चला। अब बाकी बचा आपका ही, शी और दे इट। ही, शी, दे इट ये हमारे होते हैं नॉन एक्टिव पर्सन, इनको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई, तो आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये जरूर लिख लेना। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्लस नाउन केस, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस। लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों आपने ये,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अब हटा देता हूँ, हटा दूँ। चलिए हटाने से पहले मैं और इसमें बातें समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हटा दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस। इस सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है आप जानते ही हैं। जैसे एक हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है हमारी, वर्ब कुछ भी हो सकती है। वर्ब से पहले जो लिखा होता है, वर्ब के लिए जो कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये जो केस हमारा लिखा है ये सब्जेक्टिव केस है और इसका प्रयोग हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ पर किया जाता है बच्चों, सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्टिव केस की, तो इस ऑब्जेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में हमेशा ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। आप याद रखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का इट ही होता है। दे का क्या है, दैम। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और इन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, मतलब वर्ब के बाद होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगर हम आगे बढ़ने की बात करें, आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास आता है पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए इसको मैंने क्या लिखा, पजेसिव एडजेक्टिव लिखा। क्यों लिखा मैंने इसको पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो केस होता है ना पजेसिव एडजेक्टिव, ये कभी भी बिना नाउन के यूज नहीं होता। इसके बाद हमेशा ही कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा। ये जो केस होता है हमेशा ही किसी ना किसी नाउन के साथ यूज होता है, किसी ना किसी नाउन के साथ यूज होता है। जैसे मैंने कहा माई बुक, क्या कहा मैंने, माई बुक लिखा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माई बुक। अब ये देखिए ये तो क्या है, नाउन है और इससे पहले क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। चूंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, ये जो केस है माई या और या योर, ये जो जितने भी केस हैं ये किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, पजेसिव एडजेक्टिव। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। जब हम इसका यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसका सेंटेंस एग्जाम के अंदर आता है। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया, ये हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये कभी भी बिना नाउन के सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता, कभी भी बिना नाउन के सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता, कभी भी बिना नाउन के सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ, चलिए बाद में इसको सीख लेते हैं, बस अभी आप इतना ध्यान रखना कि ये जो केस होता है कभी भी बिना नाउन के प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस नाउन की, इस प्रोनाउन की अगर हम बात करें, इस प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो ये जो प्रोनाउन होता है, ये हमेशा ही इसके अंदर ही एक नाउन छुपा होता है। इसके साथ हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। नाउन कभी भी इसके साथ में नाउन नहीं आता, नाउन इसके साथ में कभी भी नहीं आता। ये पजेसिव के साथ ही नाउन होता है। मीन्स ये पजेसिव और ये नाउन मिलके क्या बन जाता है, ये वाला केस हमारा बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा पजेसिव प्लस नाउन। पजेसिव प्लस नाउन के साथ में कभी भी हम कोई नाउन प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके साथ तो अपने आप ही क्या है, नाउन है, ठीक है बच्चों। इसका भी यूज हम करके देखेंगे, कैसे इसका यूज करते हैं ये हम सीखेंगे। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की, देखिए इसी का ही नाम रिफ्लेक्सिव है और इसी का ही नाम एम्फेटिक है। इसी का ही नाम रिफ्लेक्सिव है और इसी का नाम क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके नाम भले ही दो हैं लेकिन इनकी शक्ल एक जैसी है, और जो इनके नाम है ये अपने नाम के अनुसार ही सेंटेंस के अंदर कार्य करते हैं। ये अपने नाम के अनुसार ही सेंटेंस के अंदर कार्य करते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको छोटा सा इसमें सेंटेंस में प्रयोग करके अंतर बता देता हूं। जैसे मैंने कहा मैंने खुद दरवाजा खोला, मैंने खुद दरवाजा खोला। जैसे आई माई सेल्फ ओपन द डोर, मैंने खुद दरवाजा खोला। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में जो माई सेल्फ यूज हुआ है, ये यूज हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह। मैंने अपने आप पर जोर देके ये बात कही। एम्फेटिक का मतलब एम्फेसाइज करना, किसी को, किसी भी नाउन को या किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ, मैंने खुद दरवाजा खोला, तो इसका मतलब एम्फेसाइज करने वाली बात हो गई, जोर देके कहने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह से यूज हुआ। अब इसी माई सेल्फ का प्रयोग अगर मैं आपको रिफ्लेक्सिव की तरह करके दिखाऊं तो कैसे हो जाएगा। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना,
ये अपने आप में एक रिफ्लेक्शन का काम करता है। रिफ्लेक्शन मतलब एक परछाई का काम करता है। तो बच्चों ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसका वन बाय वन पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन रूल भी तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, अपने नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे। दूसरे टीचर क्या होते हैं, नोट्स तैयार नहीं कराते, वो केवल बोलते चले जाते हैं और हंसी मजाक की क्लास ज़्यादा उनकी चलती है, पढ़ाई की क्लास कम चलती है। मैंने जब से आपको पढ़ाना शुरू किया मैंने केवल पढ़ाया आपको, उसके अलावा मैंने कोई भी बात आपसे नहीं की। और मेरी आधे घंटे की क्लास रहती है और आधे घंटे में मैं एक एक सेकंड का प्रयोग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट। मैं इसको अब हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, बस आप इसको लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो है, हम प्रेपोजिशन तो जानते होंगे ना बच्चों, जैसे प्रेपोजिशन होता है बेसिक में आपसे अभी प्रेपोजिशन के रूल्स नहीं पूछ रहा, केवल ये पूछ रहा हूँ कि प्रेपोजिशन आप जानते होंगे ना, जैसे आपका ऑफ हो गया, जैसे आपका विद हो गया, जैसे आपका इन हो गया, जैसे इन टू हो गया, जैसे टुगेदर विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, और आपका जैसे आपका एक्सेप्ट हो गया, ये सब क्या है आपकी ओनली भी प्रेपोजिशन में आता है, और बट भी आपका प्रेपोजिशन का भी काम करता है। तो ये सब क्या है बच्चों आपके प्रेपोजिशन है। क्या है ये प्रेपोजिशन है ना, ये सब क्या है प्रेपोजिशन है। तो ये जो प्रेपोजिशन है, अभी आपसे मैं प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं पूछ रहा, केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन तो आप जानते होंगे ना। तो ये सब शब्द क्या लिखे हैं आपके प्रेपोजिशन लिखे हैं, तो आप इनको जानते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों का जवाब आया है बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पर अब पहला रूल आपको इसी प्रेपोजिशन पर बेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपके बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप बताना इसमें क्या हो सकता है। ही बट शी वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को आप बताएंगे क्या हो सकता है इसमें। देखिए जब भी मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कंजंक्शन की तरह तो यूज होता है बट, लेकिन ये प्रेपोजिशन की तरह से भी यूज होता है। अब प्रेपोजिशन की तरह से कैसे यूज होता है ये मैं आपको, देखिए छोटी सी बात अगर मैं बताना चाहूँ, अगर ये कंजंक्शन होता है ना, तो चलिए उस बात में आप फिर खो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन है, क्या है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है शी और ही। अब यहाँ पर इसका सेंस क्या है, इसका सेंस जो निकल रहा है वो निकल रहा है एक्सेप्ट। क्या निकल रहा है एक्सेप्ट। और अगर ये कंजंक्शन होता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर ये कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है लेकिन। क्या निकलता है लेकिन का मतलब क्या होता है, जब हम कंट्रोडिक्शन दिखाते हैं, जब हम अपोज दिखाते हैं, कंट्रोडिक्शन मतलब विरोध दिखाते हैं, तब हम इसको कंजंक्शन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसका जो सेंस आ रहा है ये आ रहा है सिवाय। क्या सेंस आ रहा है सिवाय। एक्सेप्ट का इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये प्रेपोजिशन है। तो जब भी हम दो जो प्रोनाउन होते हैं प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी प्रेपोजिशन के साथ आ जाते हैं, प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही जो केस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो क्या हो जाएगा ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हर। ऐसे अगर मैंने लिखा रवि अलॉन्ग विद, अब देखिए अलॉन्ग विद क्या हो गया आपका प्रेपोजिशन हो गया, अलॉन्ग विद आई या मी एम प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए सेंटेंस मैंने लिखा है, ये लिखा है रवि अलॉन्ग विद, ये क्या हो गई आपकी प्रेपोजिशन हो गई। तो आप मुझे बताइए जब ये प्रेपोजिशन हो ही गई तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये या ये। हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर क्या है ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब यहाँ बताएं ये आएगा या ये आएगा, या मैं एक और लिख देता हूँ आर। इसको भी आप समझते चलना, हाथों हाथ ही समझते चलना।
आपको अलग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझ के चलना। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो सेंटेंस के अंदर वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कौन सी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब प्रयोग होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। हाँ बिल्कुल, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये तो ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही। तो सब्जेक्ट तो ये हुआ, तो अब जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब कौन सी आ जाएगी? ये सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो इज है यही आएगा। बात समझ में आई ना? इस तरह के केस में जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आपके किसी प्रेपोजिशन से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो बाद वाला होता है, प्रेपोजिशन के बाद वाला जो प्रोनाउन या नाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो ही जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब तो हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए क्या आ जाएगा? यहाँ इज आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी और भी प्रेपोजिशन होती है जो हमें एग्जाम में परेशान कर देती हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको प्रेपोजिशन लिख के दिखा देता हूँ, वो कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकती हैं, जिस पे क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम में। वो प्रेपोजिशन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आपका सबसे पहले कभी कभी लाइक से क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बन जाता है? लाइक से। लाइक के बाद आपका बन जाएगा अनलाइक से। लाइक का कैसे के बाद कैसे बन जाएगा? अनलाइक से। आपका बन जाएगा विद से। आपका बन जाएगा एक्सेप्ट से। आपका बन जाएगा ओनली से। ठीक है बच्चों? और आपका क्वेश्चन बन जाएगा टुगेदर विद से। और ऐसे आपका बन जाएगा अलॉन्ग विद से, अलॉन्ग विद। तो ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगी, जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। ऐसे ही आपका और जो प्रेपोजिशन आपको मिल सकती है वो मिल सकती है आपकी ऑफ। क्या मिल सकती है? ऑफ मिल सकती है। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जो आपको एग्जाम में परेशान करती हैं। तो इनको आप क्या कर लीजिए, इनको आप लिख लीजिए, ये आपको एग्जाम में परेशान कर सकती हैं। इन्हीं पे आपका क्या आता है? क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने लिखा द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इज या आर। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहां पर आपने देखा परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या है? ऑफ है ना? ये क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसका मतलब वर्ब यहां से आएगी, तो यहाँ पे इज आएगा ना, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हमारे जो टीचर हैं वो ये कह के रटाते हैं जब भी ऑफ लग जाता है तो ऑफ से पहले जो होता है उसके साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको ये समझाया कि जब भी प्रेपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए, यहाँ पर मैंने नाउन को जोड़ के दिखाया आपको, ये दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही आता है क्या बच्चों? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो जो पहले होगा वो हमारे सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। तो ये आप कुछ प्रेपोजिशन मैंने लिखी हैं, इनको आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैं टी रह गया है, लिख देता हूँ। लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, विद हो गया, एक्सेप्ट है, ओनली है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, ऑफ है। तो ये प्रेपोजिशन है, आप लिख लीजिए इनको जल्दी से, फिर अगले रूल पर हम चलते हैं। तो ये था हमारा, अगर हमें कोई भी प्रेपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउन मिल जाते हैं, कनेक्ट हुए, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही कौन सा केस आएगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। मैं एक और सेंटेंस लिख के आपको दिखाता हूं। ही लाइक मी या आई। ही लाइक मी प्लेज क्रिकेट। ये एक सेंटेंस लिखा, ही लाइक। अब देखिए ये क्या है? प्रेपोजिशन है
है ना प्रेपोजिशन। अब ये देखो वर्ब भी होती है, लेकिन दो वर्ब एक साथ कैसे आ जाएंगी, ये वर्ब और ये वर्ब, तो आप खुद ही समझदार हैं, यहाँ पर ये क्या है, प्रेपोजिशन है। अब जब ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए, मी। जैसे ही लाइक मी प्लेज क्रिकेट, वह मेरी तरह क्रिकेट खेलता है, वह मेरी तरह क्रिकेट खेलता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे अपने प्रोनाउन की क्लास में। कल फिर प्रोनाउन की क्लास के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, कोरोना से अपने आप को बचा के रखिएगा, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। वंदे मातरम। नमस्कार।